पुरस्कार, सम्मान, अलंकरण किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होते, वो सम्मान होते हैं उस लोकतंत्र का जिसमें विकास से जुड़ने और सभी को जोड़ने का सपना अगर कोई देखे तो उसे पूरा कर सके। पद्म पुरस्कार एक ऐसी ही पहचान है जिसमें शामिल हैं समाज के सभी वर्ग के वो लोग जिन्होंने अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़ समाज को बदलने का बीड़ा उठाया। हमारे पद्म के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। हम आपको मिलवाएंगे आज देश के नायक और नायिकाओं से। भारत सरकार हर साल सामाजिक क्षेत्र, कला, संस्कृति, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करती है। आजादी के बाद से भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है, लेकिन इस समय भी कुछ विद्वान ऐसे भी रहे जिन्होंने संसाधनों के अभाव के बावजूद कठिन क्षेत्र में अपनी कामयाबी की कहानी रची। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता को भारत के गणितीय इतिहास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय गणितीय इतिहास और खासकर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के कई रहस्य उजागर किए और भारत को इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सफलता दिलाई। आर्यभट्ट से लेकर रामानुज तक महान गणितज्ञों की कर्मभूमि भारत में झांसी के डॉक्टर राधाचरण गुप्ता एक ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने भारतीय गणितीय इतिहास और वैदिक साहित्य में छिपे उन गणित के रहस्यों को उजागर किया जो भुला दिए गए। विशेषकर त्रिकोणमिति में उनका योगदान अमूल्य है। 87 वर्षीय डॉक्टर राधाचरण गुप्त के नाम 500 से अधिक शोध पत्र और सैकड़ों किताबें हैं। वे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के पहले प्रतिनिधि रहे। गणित से प्रेम की जो कहानी भारत की आजादी से पहले शुरू हुई, वो झांसी से शुरू होकर लखनऊ तक पहुंची और विश्व स्तर पर भी उसने अपनी छाप छोड़ी। 1957 में जो हमने एमएससी किया तो एमएससी में टॉप किया था, जिसकी वजह से हमको वहाँ एक गोल्ड मेडल मिलता है। इसको देवी सहाय मिश्रा गोल्ड मेडल कहते हैं। जैसे ही हमने पीएचडी की, हमारा पीएचडी वर्क देख के या हमारे छपे हुए शोध पत्र देख के और कई कारणों से हमको जो वो कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे उनने हमें भारत का प्रतिनिधि उस कमीशन में नियुक्त कर दिया। 1972 में ही मैंने प्राचीन भारतीय गणित का देश और विदेशों में खूब प्रचार किया। तो इस तरह से मेरा काम जो है वो गणित के इतिहास में और प्राचीन भारतीय गणित में है। मैं इस बात की कोई चिंता कभी नहीं करता रहा कि मुझे कोई इनाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई हमको पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है या कोई। मैं तो अपनी धुन में मैं ये समझता रहा कि भगवान ने हमें गणित के इतिहास में काम करने के लिए भेजा है और मैं तन मन धन से उसी में लगा रहा और आज भी लगा हुआ हूँ। अब भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है, मुझे बड़ी खुशी है और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता ने भारतीय गणित के इतिहास पर अपनी पीएचडी की। आईआईटी मुंबई ने उनके चुनिंदा रिसर्च पेपर्स को संकलित किया और पुस्तक को नाम दिया गणितानंद। वैदिक मैथमेटिक्स पर आधारित ये किताब गणितीय जगत में चर्चा का विषय है। वे पिछले 27 वर्षों से गणित भारती नाम की गणित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता द्वारा अर्जित ज्ञान को गणित के विशेषज्ञ किसी धरोहर से कम नहीं मानते। केनेथ ओम्मे अवार्ड पाने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। Encouraging to know that R.C. Gupta ji has been awarded the Padma Shri in our world. I came to know about R.C. Gupta from my supervisor, Professor Amartya Kumar Datta, and who also works in history of mathematics. All the scholars refer to him as Ganitananda. Professor R.C. Gupta ji has been awarded the Kenneth O. May Prize, one of the highest recognition in history of mathematics, which was awarded to him in 2010 by the Indian Mathematical Union. We wish him all the best and congratulate him for getting the Padma Shri Award.
गणित और विज्ञान भारतीय ज्ञान व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रहे हैं। काल की गणना, विशिष्ट इमारतों का निर्माण, उपग्रहों का प्रक्षेपण, ब्रह्मांड पर शोध गणित के बिना संभव नहीं है। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता जैसे विद्वान भारत के गणितीय इतिहास में न केवल योगदान दे रहे हैं, बल्कि इसे आम जन से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं। राधाचरण गुप्ता को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। भारत की मिट्टी में समाज सेवा और देश प्रेम के बीज पग पग पर बिखरे हैं। एक ऐसी पीढ़ी भी रही जिसने देश प्रेम को समाज सेवा से जोड़ दिया। केरल के गांधीवादी वीपी अप्पुकुट्टन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने पिछले 8 दशकों से काम किया है। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे खादी के समर्थक और एक सुप्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान भी हैं। सबका साथ, सबका विकास कुछ लोगों के लिए ये केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। ऐसे ही समाज सेवी हैं 99 साल के स्वतंत्रता सेनानी श्री वीपी अप्पुकुट्टन। केरल के पयन्नूर में रहने वाले अप्पुकुट्टन कन्नूर में आजादी के बाद से ही विकास से पिछड़े और समाज से कटे वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से अंग्रेजों के खिलाफ एक चेतना की लहर पैदा की और बदलाव लाने की जिद आजादी के बाद भी कायम रही। उन्होंने कन्नूर और कोझिकोड में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। अपने कार्यों के लिए वे कहलाते हैं कन्नूर के गांधी। जब नमक सत्याग्रह रैली निकाली गई, जो कि मेरे घर के पास हुई थी, तो मैं कुछ और बच्चों के साथ देखने गया। गांधी जी की जय और भारत माता की जय के नारे सुनना मेरे जीवन की एक प्रभावशाली घटना थी। उन्होंने कुछ अन्य देशभक्ति गीत और अन्य नारे भी गाए। वरिगा वरिगा सहजरे सहन समर समयमाई करलुरच्चु കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകനാം ഉപ്പു നാം കുറുക്കിടുമ്പോൾ ആരു വന്നെതിർക്കലും സ്വൽപ്പവും കൊടുത്തിടാതെ കോപിയാതെ നിൽക്കണം। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी मेरे चाचा को गिरफ्तार किया गया था। कई अन्य रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया। उस दौरान मैं भी प्रेरित हुआ था। मैंने तब तक अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली थी। मैं स्वयंसेवी शिविर में गया और बिना किसी को बताए अपनी सदस्यता दर्ज करा दी। मैंने गुप्त रूप से साइक्लोस्टाइल मशीन का संचालन किया, सूचना पत्र तैयार किए, उन्हें वितरित किया और छात्रों के विरोध का आयोजन किया। मैंने छात्रों के बीच सक्रिय रूप से कार्य करना, गुप्त बैठकें और गुप्त रैलियां आयोजित करना प्रारंभ किया। मैं मातृभूमि का संवाददाता होने के नाते प्रतिदिन कुछ बैठकों को संबोधित करता था और कुछ रिपोर्टें भेजता था। इन सब का मुझ पर आरोप लगाया गया। हमें सामूहिक रूप से गिरफ्तार किया गया और बाद में हमें छोड़ दिया गया। एक जाने माने संस्कृत विद्वान श्री वीपी अप्पुकुट्टन एक गांधीवादी विचारक हैं। समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए पिछले 8 दशकों से तन मन धन से जुटे हैं। खादी के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूदान अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे गांधी स्मारक निधि, भारतीय संस्कृत प्रचार सभा से भी लंबे समय तक जुड़े रहे। केरल के गांधीवादी आदरणीय श्री वीपी अप्पुकुट्ट पुदवाल जी को, जो कन्नूर के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो देश को गौरवान्वित करता है। मैं जब भी गांधी कथा सुनाती हूँ तो देश के विभिन्न भागों में जाने का अवसर मिलता है और उस समय भी बहुत सारे लोग जो इस प्रकार से गांधी जी के विचारों के लिए समर्पित है, जिन्होंने उनके कहने के अनुसार ही जीवन जिया है,
उनके बारे में उदाहरण देती हूँ। तो अब से मुझे एक बहुत सुंदर संयोग मिल गया है कि मैं पुदवाल जी का भी पूरा अनुभव लोगों को सुनाऊं। श्री वीपी अप्पुकुट्टन पोतुवाल को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और ये पुण्य कमा रहे हैं तमिलनाडु के चेंगलपेट्टू के इरुला जनजाति से आने वाले मासी सड़ियन और वदिवेल गोपाल, जो जहरीले सांपों का जहर निकालते हैं और सांप के काटे जाने पर उनके उपचार के लिए एंटीवेनम दवाइयों के लिए इस जहर को निकालने में मदद करते हैं। इस काम में जान का जोखिम है, बावजूद इसके ये दोनों समाज सेवी सांप और इंसान के बीच संवाद का सेतु बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जोखिम भरे पारंपरिक काम को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि लोगों की समस्या को दूर करने के लिए जारी रखने वाले लोगों में शामिल हैं तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के इरुला जनजाति के मासी सडायन और वडिवेल गोपाल, जो बचपन से ही सांप पकड़ते आए हैं। वे अपने काम में इतने माहिर हैं कि दुनिया भर में सांप पकड़ने का अपना कौशल दिखा चुके हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हम पीढ़ियों से सांप पकड़ने का काम करते आ रहे हैं। हम छोटी उम्र से सांप पकड़ रहे हैं। दास बिटर ने विदेशों में सांप पकड़ने के तरीके और उनसे जहर निकालने के तरीके देखे। उन्होंने हम जैसे लोगों की जिंदगियां सुधारने की सोची। उन्होंने हमारे कबीले की 360 लोगों को इकट्ठा किया और एक मगरमच्छ फार्म स्थापित किया और फिर हम सभी के लिए सांप पकड़ने का लाइसेंस लिया। उन्होंने हमें व्यापार करने में मदद की। हमारे बारे में जानकर हमें विदेश में सांप पकड़ने ले जाया गया। 2017 में हम अमेरिका गए, 2 महीने रुके और 31 अजगर पकड़े। जिस स्थान पर हम अरियालूर में काम कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारे काम के लिए हमें पद्मश्री पुरस्कार मिलने जा रहा है और अरियालूर के जिला कलेक्टर ने हमें सबसे पहले बुलाया और सम्मानित किया। और फिर हम दिल्ली गए, जहां उन्होंने हमें पद्मश्री पुरस्कार दिया। हम इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सांप पकड़ना हमारे माता पिता के समय से हमारा पेशा रहा है और हम इस पद्मश्री पुरस्कार को पाकर गर्व महसूस कर रहे हैं और हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम उनको अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखेंगे। டெய்லியும் கூலிக்கு போனா தான் உண்டு, கூலிக்கு போலனா எங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்காது। इरुला भारत के सबसे पुराने समुदायों में से एक है और प्रकृति से उनका गहरा नाता है। मासी और वडिवेल केवल सांप ही नहीं पकड़ते बल्कि औषधि वाले पौधे से उपचार भी करते हैं। एंटीवेनम एक्सट्रैक्शन के लिए इस जोड़ी ने अब तक कई सांप पकड़े हैं। उन्हें सांप डस भी चुके हैं, लेकिन सांपों के काटे जाने के बाद भी वे दोनों रुके नहीं। वे चेन्नई के इरुलर स्नेक कैचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य भी हैं। I'm lucky to have met the Irlas back in 1969 when I first set up the Madras Snake Park, and I've known from the beginning that they are the best snake catchers in the world. I think people don't perhaps know that Masi and Vadivel are part of something called the Irla Snake Catchers Cooperative, and they produce most of the venom which is made into antivenom to save human lives in India. So they're doing a fantastic service to India, but they're very quiet and shy people, so we don't really hear much about. They never brag about how good they are, but I'm here to brag about them. They are the best. पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने वाली इरुला जनजाति अनुसूचित जनजाति का ऐसा वर्ग है जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। इरुला लोग भारत के कई भागों के निवासी हैं, लेकिन मुख्यतः तमिलनाडु में इनकी संख्या सबसे अधिक है। मासी और वडिवेल न केवल लोगों को सांपों के खतरे से बचा रहे हैं, बल्कि सांपों और इंसान के बीच सेतु बन प्रकृति के बीच एक सामंजस्य भी बैठा रहे हैं। मासी सडायन और वडिवेल गोपाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
जब समावेशी समाज का सपना हम देखते हैं तो कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इस विकास की बयार के पहुंचने का विश्वास होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस विश्वास को सही साबित कर रही हैं समाज के इसी क्षेत्र से जुड़े तमाम समाज सेवी, जिनका अपना जीवन भी चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया समाज के उत्थान का। गुजरात के गिर के जंगलों के सिद्धि समुदाय से आने वाली हीराबाई इब्राहिम लोबी, जो कि न पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और समाज में उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। गिर के जंगलों में शेरों के साथ सिद्धि आदिवासी समुदाय की एक ऐसी महिला रहती हैं जो आदिवासी समुदाय के उत्थान और विकास के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। गिर के जंगल के जम्बूर गांव की अफ्रीकी मूल की सिद्धि आदिवासी महिला हीराबाई इब्राहिम लोबी ने अपनी कर्मठता से समाज सेवा को एक नई दिशा दी है। हीराबाई लोबी ने बैंक में महिलाओं के खाते खुलवाए, बचत करना सिखाया। महिलाओं द्वारा लकड़ी काटना बंद करवाकर उन्हें खाद बनाना, अगरबत्ती, साबुन बनाना, कपड़े सीना सिखाया। बैंक से लोन दिलाकर गाय भैंस जैसे पालतू पशुओं के लिए महिलाओं की मदद की ताकि वे पशुपालन से जुड़ सके। यही नहीं, सिद्धि समुदाय के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की महान भावना के साथ कई बाल विद्यालय, आंगनवाड़ियां शुरू की। हीराबाई के इन प्रयासों से जम्बूर की महिलाएं किराना दुकान, सिलाई आदि कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। पुरस्कार से मिली धनराशि को भी उन्होंने गांव के विकास में ही लगा दिया। रेडियो में थी विचार आया, मंडल का मुझे विचार आया रेडियो से, क्योंकि मैं बचपन से ही रेडियो सुनती थी। पहले आदिवासी महिलाएं दवाई की बूंद बच्चों को नहीं पिलाती थी, किसी को कुछ खबर ही नहीं थी, सब अल्लाह के भरोसे चलता था। गांव में काटी हुई लकड़ी बिकती थी तो गुजारा चलता था, नहीं तो भूखे सो जाते थे। हालत बहुत बुरी थी। एक छोटा सा स्कूल था, स्कूल में कोई बच्चा जाए ना जाए किसी को मतलब नहीं था। पर मैंने जब से कार्य शुरू किया तब से मेरा एक ही सपना था, मेरे आदिवासी समाज के लिए एक स्कूल बनाऊं। महिलाएं जंगल से लकड़ी काटती थी, वो बंद कराकर महिलाओं को खाद बनाना सिखाया। एक बहन को 15 दिन खाद बनाने के एवज में 5000 रुपए मिले तो सब इसी काम में जुट गए। मैंने जंगल बोया नहीं, पर मैंने जंगल को बचाने का काम किया है। आज हमारे गांव में हर घर में नल है, पानी आ रहा है, सब मोदी जी ने करवाया है। मोदी साहब यहाँ 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, इसीलिए हमारे किसानों को बहुत ही फायदा हो रहा है। मेरे पास अब 45,000 महिलाओं का संगठन है। मैंने गांव-गांव में महिलाओं के लिए समूह बनाए हैं, महिलाओं को लोन दिया है, पशुपालन के लिए, धंधा रोजगार के लिए लोन दिलवाया है। मुझे बेहद खुशी है कि मोदी साहब ने मेरा जूनागढ़ में ही ध्यान नहीं रखा, बल्कि दिल्ली जाकर भी वे मुझे भूले नहीं। मैं मोदी साहब की और हमारी राष्ट्रपति जी की, जो स्वयं एक आदिवासी महिला है, बहुत बहुत आभारी हूँ। हीराबाई कभी स्कूल नहीं गई। रेडियो पर सुन सुनकर उन्होंने जरूरी ज्ञान हासिल किया, चाहे महिलाओं से जुड़ी विकास योजनाएं हों या फिर जैविक खाद बनाना। बचपन में ही माता पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन आज वे हजारों महिलाओं की मां बनकर उन्हें जीने की राह दिखा रही हैं। मैंने हीराबाई का तस्वीर देखा और वो पद्म पुरस्कार स्वीकार करने का चित्र भी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक है उनका एजुकेशन नहीं है, लेकिन कितने लोग सिद्धि लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, और एक महिला को इतना आसान नहीं है और उधर पैसा नहीं है, मदद नहीं है, ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। पूर्वी अफ्रीकी मूल के सिद्धि समुदाय को इस्लामिक शासकों द्वारा गुलाम बनाकर भारत लाया गया था। शुरुआती संदर्भ 11वीं ईस्वी का मिलता है। बाद में 14 से 17वीं सदी में नवाबों और सुल्तानों द्वारा इन्हें सैनिक या गुलाम बनाकर लाया जाता रहा। गुजरात के सिद्धि समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। हीराबाई लोबी जैसी महिलाएं इस बात की सशक्त मिसाल हैं कि एक महिला ठान ले तो कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हीराबाई लोबी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। जल ही जीवन का आधार है, जल ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन आज जल धीरे धीरे हमारी हथेली से निकलता जा रहा है। ऐसे में
कुछ ऐसे जल नायक हैं जो इसे सहेजने में जी जान से जुटे हैं। ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी हैं लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने 18 साल की उम्र में अपने गांव की तस्वीर को बदलने की ठानी और फिर पानी बचाने की तकनीक से 50 से ज्यादा गांव की तस्वीर को बदला। पानी बचाने की चौका तकनीक को अपनाया और न सिर्फ अपने गांव को बल्कि राजस्थान के 50 से ज्यादा गांवों में चारागाह और तालाब बचाए। 35 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे लक्ष्मण सिंह की पानी बचाने की तकनीक को आज देश और दुनिया में अपनाया जा रहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इन शब्दों का अर्थ अपने ही नहीं औरों के भी जीवन में उतार देने वाले राजस्थान के गांव लोपाड़िया के समाज सेवी लक्ष्मण सिंह जल क्रांति के नायक हैं। लक्ष्मण सिंह ने पानी बचाने की चौका तकनीक और इसके लिए छेड़ी गई मुहिम से 50 से ज्यादा गांवों की तस्वीर बदल दी। तालाबों का पुनरुद्धार किया, चारागाहों को भी बचाया, खुद श्रमदान भी किया। लक्ष्मण सिंह 18 साल की उम्र से ही जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर चौका तकनीक और जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया। गांव के कई युवकों को साथ जोड़कर ग्राम विकास नव युवक समितियों का भी गठन किया। वे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को ग्रामीण समुदायों के हाथों में वापस ला रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाने वाला जल संरक्षण का स्थानीय ज्ञान आत्मसात कर लोकतांत्रिक जल प्रबंधन के स्वदेशी ब्लूप्रिंट को लागू करने के लिए राजस्थान के 80 से अधिक गांवों में युवाओं को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 40 बरस पहले हमारा इलाका जो है इसको लोकल शब्दों में काठेड़ा बोलते हैं, यानी कि ज़मीन काठी है और जब पानी गिरता है तो पानी चलने लगता है और रिचार्ज 3% ही होता है। हमें तालाब बनाना है इस एरिया में, चौका सिस्टम एक डिज़ाइन हमने निकाली कि पानी रुके बारिश का और वो बारिश का पानी ज़मीन में उतरे और जब ज़मीन में पानी उतरेगा तो वो कुओं में उतरेगा और ज़मीन पानीदार बनेगी जिससे हरियाली ऊपर आएगी। हमारे इलाके में हरियाली बड़ी गजब की है क्योंकि हमने चौका सिस्टम किया है और चौका सिस्टम छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं तो बरसात का पानी रोकता है। हमारे यहाँ गरीबी मिट चुकी है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे काम के लायक पानी है, हमारे काम के लायक ज़मीन उपजाऊ है। जब ये पद्मश्री का सूचना हमें मिली तो हमें ये महसूस हुआ कि वास्तव में कोई अच्छे काम के लिए भारत सरकार किसी के लिए सोचती है, पहचान के लिए सोचती है और मुझे एक अच्छी पहचान मिली। हमको जब पद्मश्री मिला तो लोगों के दिमाग में आया है कि पानी का काम और मिट्टी का काम और पर्यावरण का काम ज़रूर करना चाहिए, इससे ज़िंदगी चलती है। पूरे भारत को पानीदार और पर्यावरणदार बनाना है हमें, ये हमारी जिम्मेदारी आ चुकी है और हम इसको करेंगे। चौका तकनीक में बरसात का पानी जहां गिरता है वहीं एकत्रित होता है। इसमें लंबे ढलान को छोटे छोटे ढलानों में बांटने से पानी बहने की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि जमीन का कटाव नहीं होता। इससे पानी का बहाव रुककर जमीन में ही भरता जाता है। साथ ही घास, झाड़ियां और पेड़ पौधों को फिर से उगाने में मदद मिलती है। लक्ष्मण सिंह जी लंबे समय से जल संरक्षण के काम में जुटे हैं। उन्होंने अपने लापोड़िया गांव को पानीदार बनाया, फिर नदी पर तरुण भारत संघ के साथ मिलकर यहाँ बहुत काम किया। उनका जीवन का बड़ा हिस्सा पानी के बड़े काम करने में लगा। उसका परिणाम है कि वो टोंक जिले में, अजमेर जिले में और कई जिलों में, गांव-गांव में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, गांव-गांव में उन्होंने पानी के काम किए। उन पानी के कामों से उनका जो इलाका था वो पानीदार बनने की दिशा में आगे बढ़ा। इसलिए लक्ष्मण सिंह जी का काम जल संरक्षण की दिशा से बहुत अच्छा काम है। उनको पद्मश्री मिली, एक बार फिर उनको बधाई। आज से दशकों पहले लोपाड़िया समेत राजस्थान के अनेक गांवों में जल स्तर नीचे जाने से लोगों को कुएं और बावड़ियों में जान जोखिम में डालकर नीचे तक उतरना पड़ता था और इसका असर खेती पर भी पड़ रहा था। लक्ष्मण सिंह ने न केवल चौका तकनीक से जल स्तर को ऊपर लाने में मदद की, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया। कई गांवों में स्कूल खुलवाए। आज लक्ष्मण सिंह के प्रयासों से राजस्थान के गांव-गांव में अनगिनत चेहरों पर मुस्कान खिली है।
बच्चियों के हाथों में पानी के घड़े नहीं, किताबें हैं। जल संरक्षक लक्ष्मण सिंह को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। हमारे पद्म की इस कड़ी में हमने आपको मिलवाया देश के उन नायक नायिकाओं से जिन्होंने देश में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। हमारे पद्म की इस कड़ी में आज बस इतना ही, लेकिन यह सिलसिला जारी रहेगा और हम आपको मिलवाते रहेंगे देश के अनगिनत नायक नायिकाओं से।